हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए और आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब अभी आपने देखा होगा जब से हम लोग का इंडिया बना है 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, तब से लेके 2020 तक अब से 104 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा चुका है। और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल बुक थी उसमें कुछ चीजों को डिलीट किया गया है और कुछ नई चीजों को लाया गया है, कुछ अपडेट किया गया है। तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम में, यूपीएससी में, आईएएस में, पीसीएस में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में कई बार बहुत चीजें इसमें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि 103वां संविधान संशोधन क्या था, 104 क्या था। तो बेटा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं इस वीडियो को आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं और वीडियो का मेन थीम है सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो बेटा सबसे पहले हम लोग समझते हैं संविधान संशोधन कहते किसको हैं, संविधान संशोधन क्या कहलाता है। What do you mean by Constitution Amendment? पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का मतलब आप समझिए, इसको क्या बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मीनिंग, सपोज हम लोग की ये एक स्टैचू बुक है जिसका नाम है स्टैचू बुक, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी बुक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 से। ये लागू हुई थी कब से? 26 जनवरी 1950 से ये बुक लागू हुई थी। इसके अंदर 1 से लेके 395 आर्टिकल थे। 1 से लेके क्या थे? 395 क्या थे? आर्टिकल थे। क्लियर हो गया? इसमें 9 शेड्यूल थे, सॉरी इसमें 8 शेड्यूल थे और इसमें 12 पार्ट थे। ठीक, ये थी ओरिजिनल बुक के अंदर। बट टाइम के साथ क्या हुआ, आर्टिकल का जो नंबर था वो तो 395 ही रहा, बट नंबर ऑफ एडिशनल आर्टिकल्स जिनकी संख्या मिला के हो गई 465 से ज्यादा। हम लोग के 8 से बढ़ के हो गए कितने शेड्यूल? 12 शेड्यूल। और हम लोग पार्ट 12 से बढ़ के हम लोग के हो गए 25 पार्ट। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस हुआ इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जान लीजिएगा 1 से लेके 395 तक के आर्टिकल चेंज नहीं होते। आर्टिकल का नंबर इतना ही रहता है, बट एग्जिस्टिंग आर्टिकल में 1A, 1B, 1C लगा के ऐड कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा हम लोगों का आर्टिकल 51A है, ये बोलता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। बेटा ये 1976 में ऐड की गई। 1976 में ये क्या करी गई? ऐड करी गई। तो आपको बच्चे याद रखना है, जिस आर्टिकल के आगे ए बी सी, जिस पार्ट के आगे ए बी सी और जिस शेड्यूल के आगे ए बी सी डी लगा हो, ये जान लीजिएगा ये अमेंडमेंट करके बाद में लेके आए गए हैं। ओरिजिनल पार्ट के ये हिस्सेदार नहीं थे, वास्तविक संविधान का ये हिस्सा नहीं थे।
क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? अब हम लोग इसके आगे चलते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ये नोट कर लीजिए, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया, किसी आर्टिकल को नया ऐड कर दिया गया, या किसी आर्टिकल का मीनिंग चेंज कर दिया गया। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब एग्जिस्टिंग चीज को रिमूव कर दो, नई चीज ऐड कर दो, या एग्जिस्टिंग चीज के मीनिंग को बदल दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आज से इंडिया में अब तक कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है? तो बेटा 2020 तक अब तक 104 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। अब कौन कौन सा हुआ है बेटा, ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पर इसमें मैंने आपके लिए कुछ 25 to 30 जो अब तक के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनको मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो ये बारी बारी से इसको देखने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये किस ईयर में हुआ? 1951। बेटा आपको इसमें दो चीज याद रखनी है, अमेंडमेंट का नंबर और किस ईयर। कई बार आपके वनडे एग्जाम का ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। क्या ये बात सभी समझ गए? ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर और आपको ईयर, ये दोनों चीजें अपने साथ याद रखनी है। तो जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या क्या हुआ? सबसे पहले 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया? 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। बेटा ये 9वीं सूची क्या थी? इसकी बेटा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही, पर 9वीं सूची को आप एक शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए 9th शेड्यूल को लाया गया था। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ आप बनाइए और उसको 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, तो आर्टिकल 13 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए 9th शेड्यूल को लेके आया गया था। आगे लॉज ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये था बेटा, सपोज मान लेते हैं गवर्नमेंट को कहीं रेल बनानी है, रोड बनानी है, इसके लिए गवर्नमेंट को जमीनें चाहिए। रेल चलानी है, रोड चलानी है, इसके लिए सरकार को जमीनें चाहिए। बेटा पहला क्या था ना, राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, मतलब बेसिक फीचर था हम लोग के संविधान का, फंडामेंटल राइट था क्या? पहले संविधान संशोधन में गवर्नमेंट ने इसको डिलीट कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। इसके होने से क्या हुआ? अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी की भी जमीन को कब्जा कर सकती है, उसको वैलिड मुआवजा देके। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके आया गया था। एडेड प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जो पिछड़ा वर्ग था उनका सोशल और आर्थिक विकास कैसे हो, उसके प्रोविजंस डाले गए, उसके मेन चीज डाली गई। तो फर्स्ट अमेंडमेंट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, 9th शेड्यूल और राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया, जिससे गवर्नमेंट कहीं पे भी किसी की लैंड एक्वायर कर सकती है उसको मुआवजा देने के बाद। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1952 में। रीएडजस्टेड द स्केल रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। लोकसभा में पैमाने के प्रतिनिधित्व को क्या किया? बढ़ाया। सिंपल है। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थर्ड हुआ कब? 1954 के अंदर। ठीक, एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ फूड स्टफ्स। इसका मतलब क्या हुआ? खाद्य पदार्थ के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए संसद को सशक्त बनाया गया।
जैसे अभी आपने देखा होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, अभी तक क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1954 के पहले कोई क्या उगाएगा, कोई क्या बेचेगा, इसको लेके कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं थी। पर 1954 के बाद बहुत सारे ईटेबल्स आइटम हैं, गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर में ले लिया ताकि देश में खाने पीने की सामग्री की कहीं कमी ना हो और देश के अंदर काला बाजारी को रोका जा सके। तो इस एक्ट को, फूड सिक्योरिटी एक्ट को, थर्ड अमेंडमेंट 1954 के अंदर लाया गया। आगे चलते हैं। फोर्थ अमेंडमेंट 14वां हुआ 1955 में, ठीक। मेड द स्केल कंपेंसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सिंपल है, अभी तक क्या होता था, मतलब जान लीजिए 1951 से 1955 तक, 1951 में आया लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी 1951 में जो रूल आया था इसमें गवर्नमेंट किसी का लैंड ऑक्युपाई कर सकती है पर कोई मुआवजे की बात नहीं करी गई थी। पर बेटा 1955 में हर्जाना यानी कंपेंसेशन देने का प्रोविजन डाला गया कि किसी से आप फ्री फंड में जमीन नहीं ले सकते, आपको उसके बदले में उसको कुछ कंपेंसेटरी अमाउंट, कुछ कंपेंसेटरी अलाउंसेस आपको देना पड़ेगा ताकि उससे जो उसका घर बार ये सारी चीजें नष्ट हुई हो, रुकी हो। आगे चलते हैं। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके बाद इंपॉर्टेंट था सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसमें क्या किया गया, abolished the classification of 4 category of states and reorganized in union territories। बेटा आपने मेरे वीडियो का पहला चैप्टर पढ़ा होगा यूनियन एंड स्टेट्स। बेटा यूनियन एंड स्टेट्स चैप्टर में क्या था, 1956 के पहले जब हम लोग का 1947 में देश आजाद हुआ था तो बेटा इंडिया के पास उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे और हम लोग के पास केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं, ये सारी चीज थी। बाद में इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। तो इसी कैटेगरीज को खत्म करके स्टेट और यूटी केवल 2 कैटेगरी रखी गई थी। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, याद होगा फजल अली कमीशन ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया था। तो 4 कैटेगरी ABCD थी, इसको बेटा खत्म करके 2 कैटेगरी बना दी गई, एक थी स्टेट, एक थी यूनियन टेरिटरी। उसके बाद एक्सटेंडेड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। इसका मतलब समझिए 1956 के पहले तक क्या होता था बेटा, जो हाई कोर्ट होता था वो जिस स्टेट के अंदर होता था वो उसी स्टेट के लिए ही काम करेगा। 1956 के बाद एक हाई कोर्ट एक से अधिक स्टेट्स के लिए काम कर सकता है, वहां के अधिकार क्षेत्र को अपने अंडर में ले सकता है, इसको भी इसके अंदर जोड़ दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960, 8वां संविधान संशोधन 1960। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। था क्या, याद रखिएगा हम लोग का बेटा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ था, 1950 में। तो बेटा उसमें आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 से बेटा SC और ST के लिए रिजर्वेशन की बात करी गई थी और यह बोला गया था यह रिजर्वेशन हर 10 साल के लिए रहेगा। कितने साल के लिए रहेगा, 10 साल के लिए। तो बेटा आप देखोगे 1950 से हर 10वें साल एक SC/ST के रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात आएगी। तो देखो 1960 में क्या किया गया, इसको रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 1950 में जो चल रहा था उसको एक्सटेंड करके 1960 तक कर दिया गया। याद रखिएगा हम लोग का लास्ट ईयर था 2020। बेटा 2020 में भी इस
बिल को और आगे बढ़ा दिया गया अगले 10 साल तक। अब ये 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी लोकसभा में रिजर्वेशन और लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST का रिजर्वेशन है, अब वो 2030 तक चलेगा और इसकी सिफारिश हर 10-10 साल के अंदर आती है। मैंने इसको SC ST रिजर्वेशन वाले को इस वीडियो में केवल एक बार लिया है, बाकी आप हर 10 साल में इस अपडेट को फॉलो करिएगा। 2020 में इसको एक्सटेंड करके 10 साल तक और कर दिया गया था। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। 9th इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 10वां संविधान संशोधन 1961। बेटा इसमें क्या किया गया, इनकॉर्पोरेटेड दादरा एंड नागर हवेली इन द इंडियन यूनियन। ये बात सभी को पता होगी बेटा, जो हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, जो हम लोग इंडिया का आज मैप देखते हैं बेटा, वो 1947 में नहीं था। बहुत सारे ऐसे पार्ट थे, टेरिटरी थी, जो इंडिया में बाद में जोड़ी गई है। लास्ट था 1975-76 में सिक्किम इंडिया का पार्ट था, मतलब जोड़ा गया, और उसके बाद से इंडिया एज इट इज है। हो सकता है 2021 में पीओके इंडिया का हिस्सा हो जाए, तो हम लोग ये बोलेंगे इंडिया में जोड़ा गया, ये लास्ट स्टेज था। पर इसके पहले तक अगर आपसे कभी कोई पूछे भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे लास्ट में जुड़ के इंडिया का हिस्सा बना, तो उसका आंसर होगा सिक्किम, जो कि 1975 में जुड़ा था। तो इसी प्रकार से दादरा एंड नागर हवेली इंडिया में किस ईयर में जोड़ी गई थी, 1961 में। ये कौन सा था, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बेटा ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, 12th अमेंडमेंट 1962, 12वां संविधान संशोधन 1962। इसमें गोवा, दमन, दीव ये भारत के हिस्से बने। ये अब आपको पता होगा, गोवा और दमन दीव, पहले यहाँ पे किसका शासन था, पोर्टुगीज का शासन था। किसका शासन था, पुर्तगालियों का। यहाँ पे किसका था, पुर्तगालियों का शासन था। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 14वां संविधान संशोधन 1962। इनकॉर्पोरेटेड पुडुचेरी इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, पुडुचेरी को इंडिया में जोड़ा गया। ये सारी चीजें, रट्टा मारो जिंदाबाद। उसके बाद 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हुआ 1971। इसको बताने से पहले एक चीज और याद रखिएगा बेटा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। बेटा इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी इसको लेके आई थी और इन्होंने बाबा अंबेडकर की किताब की खूब डैश करी थी, खूब नए नए कानून इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए थे। और 1978 में जब उनकी सरकार चली गई, तो जो जनता पार्टी आई थी, उन्होंने इनके इस टायरेनिक चेंजमेंट को वापस रिवर्स किया। तो आपको 76 और 78 में जो चेंजेस मिलेंगे, 6 में किया गया, 8 में हटाया गया, कुछ प्रोविजन को कंटिन्यू रखा गया। तो हम लोग ने जो कंटिन्यू रखा गया यहाँ पे उसी की बात करी है, जो लगाया जो हटाया इसकी बात नहीं करी है। इसको आप हमारी क्लास में, लक्ष्मीकांत सीरीज में बारी बारी से जो चीजें आएंगी, एक्ट आएंगे, उसमें आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो इसमें क्या किया, मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। वेरी गुड बेटा, अभी आपने हम लोग का प्रीवियस वीडियो देखा होगा, कितने प्रकार के वीटो होते हैं, कितने प्रकार के बिल होते हैं। तो बेटा याद रख लेना, जितने भी संविधान संशोधन बिल आते हैं, आर्टिकल नंबर 378 का यूज करके प्रेसिडेंट उसको टांग नहीं सकता, प्रेसिडेंट उस पर कोई वीटो नहीं यूज कर सकता, प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही करना है। ये बात बोली गई थी 1971 के 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। उसके बाद था 31st अमेंडमेंट 1972, increased the number of Lok Sabha seat from 525 to 545। लोकसभा की सीट को 525 से बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 545। ठीक, और बेटा एक चीज और जान लो, इसकी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में, पर यहां पे एक चीज और जान लो, 2036 तक
पार्लियामेंट की सीट लोकसभा और राज्यसभा की एज इट इज रहने वाली है। तो लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 245, ये 2036 तक चलेगी। कैसे चलेगी इसका बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अगला है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सभी को पता है क्यों करा गया था, क्योंकि भैया देश में इमरजेंसी लगा के इसके अंदर कई सारे चेंजेस किए गए थे। इसमें देश में इमरजेंसी लगा के इसमें देश के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे गए थे। ठीक, क्या हुआ था? एडेड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी टू प्रियम्बल। आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन सिक्योरिटी इंटीग्रिटी फ्रेटर्निटी ऑन दिस डे ऑफ 26 Jan 1950 वी डू हियर बाय अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके की बात बोली थी ना। तो बेटा उसमें ये जो 3 वर्ड थे ना, ये अंबेडकर जी लेके नहीं आए थे, इसको लेके आने वाली थी इंदिरा गांधी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एडेड फंडामेंटल राइट 51A, अभी मैंने आपको बताया था 51A को जोड़ा गया। आगे, मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय द कैबिनेट। राष्ट्रपति कैबिनेट के अधीन होके काम करेगा। जो आज आप जानते हो ना कि प्रेसिडेंट इज लाइक रबर स्टैंप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला प्रेसिडेंट को उसको फॉलो करना है, तो बेटा ये यहीं से निकल के आया है। आगे, फैसिलिटेट्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन अ पार्ट ऑफ इंडिया। था क्या बेटा, नेशनल इमरजेंसी पहले लगती थी ना तो एक साथ पूरे इंडिया में लगाई जाती थी। 1976 में इसको चेंज करके ये कर दिया गया कि जिस एरिया में इमरजेंसी की जरूरत है वहीं पे लगाई जाए, एक साथ पूरे देश को ना परेशान किया जाए ना प्रभावित किया जाए। अभी हम लोग का इमरजेंसी का वीडियो आएगा, उसमें आप देख के अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करिएगा, अपने डाउट को सॉल्व करिएगा। ठीक, एम्पावर्ड द सेंटर टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्स इन एनी स्टेट। हाँ एकदम सही बेटा, आप देखते हो ना अगर किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है तो बेटा वहां पे सीआरपीएफ, जैसे अभी दिल्ली में देख लो किसान आंदोलन, ये सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के दौरान देखो ना पैरामिलिट्री फोर्स और ये सारी चीज़ों को पोस्ट कर दिया गया है ना स्टेट की लोकल पुलिस के अलावा। तो बेटा ये 1976 के इस आर्टिकल से ये प्रोविज़न लेके आया गया था। बेटा अगर मान लेते हैं ना ये प्रोविज़न ना होता, जैसे आज आप वेस्ट बंगाल में देखते हो ना कि सीबीआई जाती है पुलिस को अरेस्ट करने, पुलिस सीबीआई को अरेस्ट कर लेती है, तो बेटा ऐसे स्टेट के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट हो जाएगी। हर स्टेट अपने आप को कंट्री की तरीके शो करेगा, तो ऐसा कोई चीज ना हो, इस वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉय होना स्टेट के अंदर जब कभी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का फेलियर हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। अगला था 44 अमेंडमेंट 1978। हमने बोला ना 76 में किया गया, 78 में हटाया गया। हमने सिर्फ उन चीजों को ही रखा है अपने पास जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। 44 अमेंडमेंट 1978 में क्या था? दिस वॉज इनेक्टेड बाई जनता पार्टी गवर्नमेंट। भैया कांग्रेस की इमरजेंसी से सब प्रभावित हो गए थे। रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबेलियन इन रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी। बेटा यहां से एक पॉइंट समझ लो, बेटा इमरजेंसी इंडिया में आज जो लगाई जाती है, मतलब आज क्या हम मान लेते हैं 1978 के पहले तो इमरजेंसी लगाई जाती थी 2 रीजन से। एक लगाई जाती थी इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से और एक लगाई जाती थी वॉर
या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, इन्हीं दो रीजन से इमरजेंसी लगाई जाती थी। ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस टर्म था ये वेग था, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं था। तो अगर आज इंटरनल डिस्टरबेंस होता तो आज देश में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास इमरजेंसी लगाई दी गई होती। पर जब जनता पार्टी की सरकार आई उसने इंटरनल रिप्रेजेंट को रिप्लेस करके कर दिया आर्म्ड रेबेलियन, यानी सैन्य विद्रोह, जैसे सेना विद्रोह करते, जैसे अभी आपने देखा होगा कहां पे, मालदीव्स में सेना ने फिर से जो अन सान सू की थी, जो वहाँ की इलेक्टेड पीएम थी, उनको गिरफ्तार करके सेना का शासन दोबारा से काबू कर लिया। तो ऐसे केस में देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन। आगे, made the president to declare national emergency only on the written recommendation of cabinet। देखो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या था कि प्रेसिडेंट बाउंड है कैबिनेट का सुनने के लिए। अब प्रेसिडेंट को आप रिटन में दोगे तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी, नहीं तो इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। आगे, डिलीटेड आर्टिकल 31 फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड मेड इट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बेटा आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। तो आर्टिकल 2021 कभी भी आपातकाल में सस्पेंड नहीं होगा। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जो कि 44th था, इसमें कही गई थी। आगे इमरजेंसी का चैप्टर आएगा, उसमें ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। उसके बाद अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 52वां संविधान संशोधन 1985, 52nd अमेंडमेंट 1985, पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, 1985 में आया था। बेटा इसको बोलते हैं दल बदल कानून। यहाँ पे लिखा था एंटी डिफेक्शन है, इसका मतलब होता है दल बदल कानून। बेटा ये दल बदल कानून क्या था, इसको हम लोग समझ लेते हैं। वैसे मैंने पास्ट में इसको बताया भी हुआ है, तो आप दल बदल कानून को ऐसे समझ लो, एंटी डिफेक्शन लॉ किसको बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ ये होता है अगर इसमें कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी से, कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी से इलेक्ट होकर, अपनी पार्टी से इलेक्ट, कोई एमपी कोई एमएलए अपने पार्टी से इलेक्ट होकर आता है और उसके बाद सेकंड पार्टी ज्वाइन कर लेता है। क्या कर लेता है, सेकंड पार्टी ज्वाइन कर लेता है। कब, जीतने के बाद। तो बेटा इस केस में जो इसका कैंडिडेचर एमपी और एमएलए का था वो कैंसिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कैंसिल। और इस पे डिसीजन कौन लेता है, इस पे डिसीजन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, यानी कि सभापति का। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का सांसद है तो स्पीकर लेगा, विधानसभा का सांसद है तो स्पीकर लेगा, राज्यसभा का सांसद है तो चेयरमैन लेगा, विधान परिषद का सांसद है तो चेयरमैन लेगा। क्या ये बात सभी समझ गए? एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब होता है, इसका डिटेल हम लोग एक वीडियो के थ्रू लेके आएंगे। जो लोग पॉलिटी में हमारी ऑफलाइन क्लास बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने उनको क्लास में बहुत अच्छे से कई बार इसको समझा रखा है, दल बदल कानून को। ठीक, एंटी डिफेक्शन लॉ आप समझ गए होंगे। आगे आता है 61st अमेंडमेंट 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989। रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम 21 to 18। बेटा आज आप लोग चुनाव वोट देने जाते हो तो आज बोलते हैं 18 ईयर्स को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का मतलब भारत में 18 वर्ष या उसके ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा। इसको यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज बोलते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो बेटा जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जब पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, तो बेटा हम लोगों की एज को 18 से बढ़ा के 21 कर दिया गया था। यहाँ पे याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश के शासनकाल में इलेक्शन होता था, यानी जब हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तब बेटा एज थी 18 वर्ष। जब हम लोग के देश का पहला इलेक्शन हुआ तब एज उठा के कर दी गई 21, और ये कब 1989 में इसको उठा के किस में किया गया? 18 किया गया। क्लियर हुआ सभी को? चलते हैं आगे। अगला है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991। डेजिग्नेटेड दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली तो देश की राजधानी 1911 में अंग्रेजों के शासनकाल से ही बनी हुई है, पर हम लोग दिल्ली को बोलते हैं ना नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो जो उसका एक बड़ा भौकाली सा नाम दे दिया गया वो 1991 में दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली के अंदर विधानसभा का गठन करने की बात करी गई। 1991 के पहले दिल्ली में इलेक्शन नहीं होता था क्योंकि दिल्ली में विधानसभा ही नहीं थी। 1991 में दिल्ली के अंदर विधानसभा को लेके आया गया, उसके बाद से दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और वर्तमान में हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगला है 73rd अमेंडमेंट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या किया गया? एडेड 11th शेड्यूल एंड 9th पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यानी पंचायती राज और उसके 29 आइटम को ऐड किया गया। इस बार की यूपी पीसीएस परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज और उसके कितने आइटम्स जोड़े गए थे। तो बेटा 73rd में पंचायती राज और उसके 29 आइटम्स को ऐड किया गया था। ये आइटम्स याद रखिएगा। क्लियर हो गया? और ये किस पार्ट में है? 11th शेड्यूल और 9th पार्ट के अंदर। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, ये भी 92, इसने 12th शेड्यूल और 9A पार्ट जोड़ा था। इसने म्यूनिसिपैलिटी और उसके 18 आइटम्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के हिसाब से। प्लीज इसको ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिएगा। आगे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें एडेड आर्टिकल 21A which made elementary education a fundamental right, which means education of all children between 6 to 14 years। तो बेटा अभी तक जो आर्टिकल नंबर 21 था वो था फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये था 21। इसमें अमेंडमेंट करके 21 एक करके एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बोला गया, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। किससे? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करी जाएगी? मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलते हैं इसके आगे। Added new fundamental duty 51A, which means Indian guardian to provide opportunity education to his child between 6 to 14 years। तो 6 वर्ष से मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में भी जोड़ दिया गया कि जितने भी देश के गार्जियंस हैं उनको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए, उनको वेलापंथी.com की तरीके ऐसे इधर उधर घूमने नहीं देना चाहिए।
आगे 91st अमेंडमेंट 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। बेटा इसने आर्टिकल 75(1)(a) को जोड़ा, जिसका मीन्स है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल लोकसभा की सीट के टोटल कितने हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पीएम को मिला के टोटल 15% होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। पीएम को मिला के 15% से ज्यादा टोटल नहीं होने चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। Added Article 75(1)(b), which means member of parliament belonging to any party who is disqualified under anti-defection law shall also be disqualified appointed as minister। आर्टिकल 75(1)(b) बोलता है अगर कोई सांसद या कोई विधायक, सांसद की यहाँ पे बात करी गई है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हटाया जाता है तो बेटा वो किसी भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए वो लायबल नहीं है, किसी भी मिनिस्ट्रियल के पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। एडेड 164(1)(a), ये भी बेटा सेम वही चीज है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शुड नॉट 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, बट नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम शुड नॉट लेस देन 12। याद रख लीजिएगा बेटा, पार्लियामेंट में टोटल मिनिस्टर पीएम को मिला के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेट की विधानसभा में बेटा सीएम को मिला के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, पर किसी स्टेट में सीएम को मिला के 12 से कम भी मंत्री नहीं होने चाहिए। बट मेंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम शुड नॉट बी लेस देन 12। मतलब सेंटर गवर्नमेंट में ऐसा मिनिमम का कोई क्लॉज नहीं है, पर स्टेट गवर्नमेंट में मिनिमम का क्लॉज है, जिसका अर्थ यह है केंद्र सरकार में चाहे तो प्रधानमंत्री पूरे देश का मंत्रिमंडल अपने पास रख सकता है, बट स्टेट के चीफ मिनिस्टर को एटलीस्ट 12 मिनिस्टर बनाने ही पड़ेंगे अपने आप को मिला के। स्टेट के चीफ मिनिस्टर सारे पोर्टफोलियोज को अपने पास नहीं रख सकता। ये मिनिमम का क्लॉज स्टेट के अंदर है, ना कि सेंटर के अंदर। एडेड 164(1)(b), सेम चीज कि अगर कोई पार्टी का एमएलए एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हटाया गया है तो वो किसी भी गवर्नमेंट की सेरेमोनियल पोस्ट, कोई भी मिनिस्टेरियल पोस्ट के लिए नहीं रखा जा सकता, ना वो क्वालिफाई करेगा। सेम चीज है। एडेड आर्टिकल 361(b), which means member of parliament or state legislature who is disqualified under anti-defection also be disqualified any remunerative political post। मतलब आप कोई भी पारिश्रमिक राजनीतिक पद के आप रहने लायक नहीं होंगे अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हटा दिएगा। एकदम सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगला संविधान संशोधन है 97th अमेंडमेंट 2011। अब देखिए हम लोग पास पहुंच रहे हैं। इट एडेड पार्ट 9(b) इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 243 ZH to 243 ZT। इसको आप ऐसे याद करो, 243 ZH से 243 ZT, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। इट मेड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। मतलब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी गई है और आर्टिकल नंबर 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट्स के तौर पे जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। आगे 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन, ये हुआ था बच्चे 2015 में। 100वां संविधान संशोधन बच्चे कब हुआ था? वर्ष 2015 में। इट रिजॉल्व लैंड बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश।
ठीक। भारत और बांग्लादेश के बीच में बेटा एक लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट था, बहुत से लोग ये नहीं जानते थे, मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास में बता रखा है, पर यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। बेटा इंडिया और बांग्लादेश के राजा ना आपस में चेस का कंपटीशन करते थे, ये मैं बात बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। तो बेटा इसमें होता क्या था, एक एंड का राजा अगर अपना चेस हार जाता था तो अपने क्षेत्र के कुछ एरिया को दूसरे राजा को दे देता था। तो जब इंडिया आजाद हुआ, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, तो कुछ ऐसे ही बाउंड्री डेमोग्राफी का निर्माण हुआ जिसमें इंडिया की मेन बाउंड्री के अंदर बांग्लादेश के कुछ पार्ट थे, बांग्लादेश की कुछ बाउंड्री के अंदर इंडिया के पार्ट थे। ये था लैंड बॉर्डर इशू। इसको 100वें संविधान संशोधन 2015 में रिजॉल्व कर लिया गया। कैसे? जो क्षेत्र इंडिया के अंदर बांग्लादेश का था वो इंडिया का हो गया, जो इंडिया का क्षेत्र बांग्लादेश के अंदर था वो बांग्लादेश का हो गया। ओवरऑल इसमें इंडिया को अपनी जमीन ज्यादा गंवानी पड़ी थी, प्लस जो दोनों साइड के सिटीजन्स थे उनको ऑप्शन दिया गया था कि आप इंडिया की सिटीजनशिप लेंगे या बांग्लादेश की सिटीजनशिप लेंगे। ये बात करी गई थी 100 अमेंडमेंट 2015 के अंदर। आगे 101 जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी तक हमारे देश में हर स्टेट और सेंटर के अलग अलग टैक्सेस के प्रोविजन होते थे। अब भैया गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, वन नेशन वन टैक्स, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था, आपको याद रखना है। इसके बाद 103 जो कि 2019 में आया, 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्टिकल 15 और 16। जो बेटा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन आया उसकी यहाँ पे बात करी गई है, वो था 103 अमेंडमेंट। और लास्ट है 104th अमेंडमेंट, ये हुआ है बेटा 2020 में। इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ SC ST लोकसभा एंड स्टेट असेंबली टिल 2030। हमने आपको भी बताया था ना ये हर 10-10 साल के अंतराल में आता है, तो 2030 में ये सबसे लास्ट चेंज हुआ था। तो ये थे हम लोगों के बेटा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो सीरीज थी खत्म होती है। बेटा आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसमें इसकी स्टूडेंट कॉपी एक अच्छे से PDF लिंक के साथ आपको मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, आसपास का ध्यान रखिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए।